गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, जूलॉजी फैकल्टी, सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर का एक रिकैप करेंगे, जिसमें पूरे चैप्टर को एक बार मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में रिवाइज करूंगा। देखिए बेटा जी, ध्यान से समझिए इसको। क्विक रिकैप। हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहला पॉइंट इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए बेटा जी, ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले मैंने इस चैप्टर में इंट्रोडक्टरी बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनते हैं, नाइट्रोजिनी वेस्ट जो बन रहे हैं, वो यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में इन सभी का लेवल यदि इंक्रीज होता जाएगा तो ऐसे केस में हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा। तो उन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल और नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जिनका फॉर्मेशन हुआ है, उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी। क्लियर? इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बने एंड देयर एलिमिनेशन, और उनको बॉडी से रिमूव करना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था? एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। हम शुरुआत करें प्रोटोजुआ से। तो प्रोटोजुआ में क्या मिलता है? प्रोटोजुआ में मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद हम बात करें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। इन सभी के अंदर क्या मिलता है? किसी भी प्रकार का ऑर्गन डेवलप नहीं होता, इसीलिए जनरल बॉडी सरफेस जो है उसी से क्या करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। इसके बाद बात आई प्लेटीहेल्मिन्थेस की। प्लेटीहेल्मिन्थेस में स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। फिर एस्के हेल्मिन्थेस, जिसमें रिनेट सेल पाई जाती है। इसके बाद एनेलिडा। एनेलिडा मेंबर के अंदर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। वो सेप्टल हो सकते हैं, फेरेंजियल हो सकते हैं और इंटेगुमेंट्री हो सकते हैं। फिर हमने बात की आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर ग्रीन ग्लैंड या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। ग्रीन ग्लैंड को एंटीनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, या फिर कॉक्सल ग्लैंड्स हो सकती हैं। इसके अलावा मैं बात करूं मोलस्का में। मोलस्का में मेटानेफ्रिडिया के रूप में जैक ऑर्गन ऑफ केबर्स एंड मेटानेफ्रिडिया जो पाए जाते हैं मोलस्का की फॉर्म में, जिन्हें केबर्स ऑर्गन भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो अब्सेंट होता है। इसके बाद बात करें हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। यूरोकोर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड्स पाई जाती हैं।
सिफेलोकोडेटा में सोलेनोसाइट्स पाई जाती है। और हम बात करें यूकोडेटा में वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर किडनी पाई जाती है। किडनी आर्किनेफ्रिक हो सकती है, प्रोनेफ्रिक हो सकती है, मीजोनेफ्रिक हो सकती है और मेटानेफ्रिक हो सकती है। रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स, इन सब के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। क्लियर है मेरी बात? तो पहली बात तो ये हुई कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, डिफरेंट एनिमल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की लिस्ट में बनाऊं यहां पर, क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जनरल बॉडी सरफेस, इसके अलावा फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनरी ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, organ of Bosnes and Keber's organ, proboscis gland, न्यूरल ग्लैंड, सोलेनोसाइट्स, किडनीज, ये सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोरीफेरा सिलेंटेटा एंटीनोफोरा में जनरल बॉडी सरफेस, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल, एनेलिडा में नेफ्रीडिया, एस्केल्मेंथीज में रिनेट सेल, आर्थ्रोपोडा में मेलपीजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड या कोक्सल ग्लैंड, मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया की फॉर्म में ऑर्गन ऑफ बोजनेस एंड केबर्स ऑर्गन, हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड, यूरोकोडेटा में न्यूरल ग्लैंड, सिफेलोकोडेटा में सोलेनोसाइट्स एंड वर्टिब्रेटा में किडनीज। क्लियर है बेटा जी? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब गलत नहीं होना चाहिए। कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये केवल क्विक रिकैप चल रहा है कि आपको एक एक पॉइंट दोबारा याद आए कि हाँ ये टॉपिक हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर। क्या मीनिंग है बेटा जी इसका? ऑस्मो रेगुलेटर का मीनिंग है कि ऐसे एनिमल जो अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को एक स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम पर मेंटेन कर पाए, वो तो क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर। और ऑस्मो कन्फर्मर का मीनिंग है कि ऐसे एनिमल जो अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को एक स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम पर मेंटेन नहीं कर पाए। मेंटेन करने वाले ऑस्मो रेगुलेटर कौन है? वर्टिब्रेट्स। ऑस्मो कन्फर्मर कौन है? इनवर्टिब्रेट्स। अब ऑस्मो रेगुलेटर जो है वो भी अलग अलग टाइप के हैं। एक मैराइन, इसका मतलब वो सी वाटर में। एक है फ्रेश वाटर, और एक है टेरेस्ट्रियल। ऐसे एनिमल जो मैराइन या सी वाटर, समुद्र में सर्वाइव कर, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। तो ऐसे एनिमल जो मैराइन या सी वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं, तो बेटा जी जो सी वाटर में सर्वाइव करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और उनकी बॉडी के अंदर इस तरीके का सॉल्यूशन क्या है, ये हमने पढ़ा था। जो सी वाटर में सर्वाइव कर रहा है उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो सराउंडिंग में मीडियम है सी वाटर, उसके अंदर आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इट मींस सराउंडिंग वाटर का सॉल्यूशन जो क्या है? हाइपरटोनिक, और बॉडी जो है वो क्या है? हाइपोटोनिक। तो ऐसे में मैराइन वाटर एनिमल जो हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी बॉडी का वाटर लॉस हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाटर मूव किधर से करता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक की तरफ। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि जब उनका वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, तो उसे कंपनसेट करेंगे, तो कंपनसेट करते वक्त सराउंडिंग का वाटर जो बॉडी में जाएगा तो उसके अंदर साल्ट चले जाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन में कैसे देखा जाए? तो सॉल्यूशन में क्या है इनके पास में? इनके पास बेटा जी स्पेसिफिक आयनोसाइट या क्लोराइड सेल्स हैं। जितना भी साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में इकट्ठा होगा ये सेल्स उनको बाहर निकाल देंगे। रेगुलेट कर लिया। फ्रेश वाटर एनिमल के पास क्या समस्या है? फ्रेश वाटर एनिमल जो है उनका सराउंडिंग मीडियम देखा जाए और बॉडी देखी जाए तो सराउंडिंग मीडियम जो है, सराउंडिंग मीडियम क्या है? फ्रेश, और बॉडी क्या है? हाइपरटोनिक। तो सराउंडिंग मीडियम फ्रेश है तो इसका मतलब हाइपोटोनिक। अब इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वाटर क्या करेगा? एंटर करेगा, लेकिन बदले में बॉडी से साल्ट जो है वो बाहर निकलेंगे। तो इनकी बॉडी के अंदर भी स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है। वो सेल एक्टिव तरीके से सराउंडिंग में जितना भी साल्टी नेचर है उसको क्या करेंगे? ग्रैब करने का काम करेंगे। क्लियर है मेरी बात? दूसरी चीज और समझे, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है
उनके अंदर क्या होगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल में बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जैसे कि कंगारू रेट है जो वाटर लॉस बहुत कम करता है, 99% वाटर को क्या कर लेता है, वापस रीअब्जॉर्ब। कैमल है, सराउंडिंग में वाटर नहीं है तो लंबे समय तक वाटर इनटेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अपने अंदर यूरिन जो बन रहा है उसको डिस्चार्ज नहीं करता है, यूरिया की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। और जब वाटर सराउंडिंग में मिलेगा तो लंबे समय से ये क्या है, वाटर इनटेक नहीं किया है तो एक साथ कुछ मिनटों में ही मल्टीपल लीटर वाटर क्या कर लेता है, ये इनटेक कर लेता है। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है सभी को यहां तक? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, ए लॉस ऑफ 12% वाटर, यदि 12% पानी लॉस हो जाए तो ह्यूमन बॉडी डेथ की कंडीशन में चली जाती है। इसलिए सबसे बड़ी जो समस्या है वाटर लॉस की, उसे प्रिवेंट करना है तो बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा जी यहां तक? तो अभी तक जो मैंने बातें की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग जंतुओं में क्या है, फ्रेश वाटर एनिमल, मैराइन वाटर एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल, इन एनिमल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कैसे होगा, इनकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक मैकेनिज्म पाई जाती है जो बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करके रखती। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बातें की थी बेटा हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, याद करें बेटा जी। किडनी की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर and thickness 2 to 3 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट तो ये देखा था कि हम लेंथ वाइज देखें या विड्थ वाइज देखें या इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और मोटाई ये है। फिर बेटा जी हमने बात की थी लोकेशन, कहां पर स्थित है, T12 से लेकर L3 के बीच। इसका मतलब ये किसकी पोजीशन है, वर्टिब्रल कॉलम की, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में T12 और L3 के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, किडनी कैसी है, रेट्रो पेरिटोनियल किडनी, इट मींस वेंट्रल सरफेस से पेरिटोनियम से अटैच है। रेट्रो पेरिटोनियल मैंने बताया था, उसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस मैंने बताई थी, उसकी लोकेशन मैंने बताई थी। और किडनी को इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट में डिवाइडेड होती है। कैसी शेप में दिखाई देती है, शेप यदि देखी जाए तो कैसे दिखाई देती है,
बीन शेप में दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। क्लियर है मेरी बात? इसी को यदि इंटरनल फॉर्म में देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका आउटर पोर्शन है, जिसे हमने क्या नाम दिया, कॉर्टेक्स। ये इसका इनर पोर्शन है, जिसे क्या नाम दिया, मेडुला। ये कॉर्टेक्स पोर्शन है और ये कौन सा पोर्शन है, मेडुला। इस मेडुला के भी दो फॉर्म, आउटर, अनदर वन इनर। ये बातें की थी हमने। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती है और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस बाहर लाने के लिए रीनल वेन प्रेजेंट होती है और यहां से यूरिन को बाहर लाने के लिए यूरेटर प्रेजेंट होती है। क्लियर है बेटा जी? ये तो हम बात कर रहे थे कि बाहर से कैसे दिखाई देती है उस किडनी के बारे में। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमने बातें की थी कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा जी, नेफ्रॉन। और एक सिंगल किडनी में बात करें तो 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और दोनों किडनी की बात करें तो 20 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, इस नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट है। वन इज कप लाइक स्ट्रक्चर, यहां से ये आने वाली ट्यूब, यहां से इसमें से बाहर जाने वाली ट्यूब। ये बाहर जाने वाली ट्यूब और ये यहां एंटर करने वाली ट्यूब। एंटर करने वाली ट्यूब एफरेंट आर्टरी का पार्ट और बाहर जाने वाली ट्यूब का इफरेंट आर्टरी का पार्ट। ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस और एक कप लाइक स्ट्रक्चर वाला पार्ट बोमेन्स कैप्सूल। और इन दोनों पार्ट को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है, मैल्पिजियन बॉडी। जहां से ये पार्ट कनेक्टेड है इस पार्ट को बोलते हैं नेक पार्ट और यहां पर कॉइल्ड पार्ट है, इसको बोल रहे हैं हम पीसीटी। यहां से यू शेप का जो पार्ट है
ये यू शेप का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है लूप ऑफ हेनले, ये जो पार्ट है ये है डीसीटी और ये पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा जी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टेरियोल एंटर कर रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकल रहा है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है इफरेंट आर्टेरियोल के कंपैरिजन में। कप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है उसे बोल रहे हैं बोमेन कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाला पार्ट, और यहाँ पर माइन्यूट सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें बोल रहे हैं हम पोडोसाइट। पोडोसाइट के बाद वाला जो ये पार्ट है इसे बोल रहे हैं नेक, और ये कॉइल्ड पार्ट पीसीटी यू शेप पे जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है लूप ऑफ हेनले, एंड देन डीसीटी पार्ट और देन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को हम एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन का पार्ट इसे नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर सभी डक्ट आकर डीसीटी पार्ट आकर यहाँ पर कनेक्ट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, याद करो कौन कौन से पार्ट है। एक पार्ट वो जो कोर्टेक्स पार्ट में लोकेटेड है, एक पार्ट वो जिसका पार्ट कुछ मेडुला में लोकेटेड, और इन बेसिस पर हमने नेफ्रॉन को दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया था, कॉर्टिकल और दूसरे को क्या नाम दिया था, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक का नाम दिया था कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे का नाम क्या दिया था, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हम यदि इस पार्ट को इस तरीके से किडनी के पार्ट को देखें तो ये आउटर कोर्टेक्स पार्ट, ये मेडुला पार्ट, मेडुला में ये आउटर और ये वाला पार्ट क्या है, इनर। और यहां पर भी देखें तो इस कोर्टेक्स पार्ट में यहां पर इस तरीके से नेफ्रॉन लोकेटेड है, तो इसका मेजर पोर्शन कहां पर आ रहा है, कोर्टेक्स में, और यहां पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका पोर्शन कहां पर आ रहा है, मेडुला पार्ट। तो इसे बोला जक्स्टा मेडुलरी 15 से 20% प्रेजेंट होंगे और ये 80 से 85% प्रेजेंट होंगे। क्लियर? 80 से 85% ये हैं और 15 से 20% ये हैं। तो 15 से 20% इनका मेजर रोल है यूरिन को कंसंट्रेट करना। यहां पर लूप ऑफ हेनले का साइज लार्ज होगा, यहां पर वासा रेक्टा प्रेजेंट होंगी, यहां पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। कॉर्टिकल में बात करें
तो लूप ऑफ हेनले का साइज छोटा होगा, वासा रेक्टा अब्सेंट होंगी और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। ये बात हुई थी बेटा जी हमारी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में पहला पार्ट पीसीटी, दूसरा पार्ट लूप ऑफ हेनले, तीसरा पार्ट डीसीटी, चौथा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट। देखिए बेटा जी क्या क्या फंक्शन मैंने आपको बताया था। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करती है। इस पार्ट में स्मॉल अमाउंट यूरिया एंड वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड वाटर को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सीक्रेशन भी किया जाता है। डीसीटी पार्ट को देखें तो यहां पर कंडीशनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है in the presence of anti-diuretic हार्मोन। लूप ऑफ हेनले में यहां पर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है और पीसीटी पार्ट में यहां पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है और कितना 70 से 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेजर फंक्शन की फॉर्म में देखा जाए तो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम, डीसीटी पार्ट में कंडीशनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड कलेक्टिंग डक्ट, पीएच एंड आयनिक बैलेंस और ऑस्मोलरिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए स्मॉल अमाउंट में यूरिया को भी एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है बेटा जी यहां तक फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, यूरिन कंसंट्रेशन
मैकेनिज्म। इसका नाम क्या दिया था बेटा जी हमने? काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट में कौन कौन काम कर रहे थे? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ने क्या काम किया था? काउंटर करंट एक्सचेंजर का। लूप ऑफ हेनले ने क्या किया था? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज का मीनिंग क्या हुआ? हम एक यहां पर एक ट्यूब बना लेते हैं। ये डीसीटी पार्ट है, इससे पहले पीसीटी पार्ट है, और ये लूप ऑफ हेनले है। ये किसका पार्ट हुआ? नेफ्रॉन का। और इसी की पैरेलल में ये वासा रेक्टा, जो इफरेंट आर्टेरियोल का एक पार्ट। इसके अंदर जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा, और लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। लूप ऑफ हेनले को देखा जाए तो यहां कॉर्टेक्स से और मेडुला की तरफ मूव करें तो कंसंट्रेशन 300, 600, 900, 1200 की फॉर्म में चेंज होती है। और जब यहां से बैक 1200 से फिर 900, 900 से 600, 600 से 300 एंड 200। क्या मीनिंग है इसका? कि नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है, यहां पर जो फिल्ट्रेट आया वो फिल्ट्रेट जो भी है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा जी कि यहां पर जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है वो एक ही रीजन से हुई है कि यहां से वाटर बाहर आ गया। इसका मतलब लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग। वो वाटर के लिए परमिएबल है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो गई है। इसका मतलब अब यहां से NaCl परमिएबल है। तो लूप ऑफ हेनले की दो पार्ट डिसेंडिंग और एक पार्ट असेंडिंग। ये कौन सा पार्ट है? असेंडिंग। ऊपर जाने वाला पार्ट असेंडिंग, नीचे आने वाला डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग पार्ट वाटर के लिए परमिएबल है, जबकि असेंडिंग पार्ट किसके लिए? NaCl के लिए परमिएबल है। तो यहां से NaCl बाहर जाएगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होती आएगी। और यहां से पानी यदि बाहर आया है तो अंदर क्या होगी? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन को 300 से 1200 कर रहा है। इसका मतलब लूप ऑफ हेनले ने 300 से 1200 किया। इट मींस कितने टाइम इंक्रीज कर दी? 4 टाइम्स। और जो वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा, ये कौन सा पार्ट है वासा रेक्टा का? डिसेंडिंग।
और ये वासा रेक्टा का कौन सा पार्ट है? असेंडिंग। इसमें डिसेंडिंग की तरफ आएंगे तो यहां पर 300, यहां पर 600 या 900 या 1200, और यहां 900, यहां 600, फिर यहां, इसमें भी वही सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1200 तक। इसका मतलब ये जो यहां पर ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये कंसंट्रेशन में इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि इसी के पास से देखो यहां पर NaCl जो बाहर निकलेगा वो जाएगा कहां पर? इसके अंदर। इसका मतलब लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग पार्ट से जो NaCl बाहर निकला था वो एक्सचेंज कहां से हुआ? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अब यहां से 1200 से 900 क्यों हुआ? यहां से वाटर निकल रहा है, ये वाला पार्ट इसमें चला गया क्योंकि इसके पास NaCl निकल रहा था तो वो यहां चला गया। अब इसके पास H2O निकल रहा है, वो कहां पर आ जाएगा? तो वासा रेक्टा का जो असेंडिंग पार्ट है, उस असेंडिंग पार्ट में इस वाटर को क्या कर दिया हमने? डाल दिया। जैसे जैसे वाटर बढ़ेगा आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाए यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में या यूरिन को कंसंट्रेशन करने के लिए कौन सी मैकेनिज्म काम करती है? काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करती है। और काउंटर करंट में कौन काम कर रहा है? लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, और वासा रेक्टा काउंटर करंट एक्सचेंज का काम कर रहा है। दो मान के चले यू शेप की ट्यूब है, एक यू शेप की ट्यूब के बारे में पहले समझें, फिर दूसरी को समझें, और फिर दोनों को कंपैरिजन करें। पहले हमने क्या समझा? हमारे पास केवल नेफ्रॉन की यू ट्यूब है, यू ट्यूब को बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग पार्ट से वाटर बाहर आता है, वाटर बाहर आएगा तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो कंसंट्रेशन देखो बढ़ गई। अब यहां से वाटर बाहर नहीं आ रहा, अब NaCl बाहर आ रहा है, तो NaCl बाहर आएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां तो इंक्रीज हुई, यहां डिक्रीज हुई। क्यों हुई है? यहां से वाटर बाहर आया और यहां से NaCl। इसका मतलब लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट वाटर के लिए परमेबल था, बट असेंडिंग पार्ट किसके लिए? NaCl। और वासा रेक्टा का पार्ट देखा जाए तो वासा रेक्टा में जो डिसेंडिंग पार्ट है, वो डिसेंडिंग पार्ट क्या कर रहा है? इसी के पास में जो असेंडिंग पार्ट था लूप ऑफ हेनले का, उससे NaCl जो निकला उसको एक्सचेंज कर दिया, वहां से उठाकर यह डाल। और जो ये डिसेंडिंग पार्ट है नेफ्रॉन का, ये असेंडिंग पार्ट है वासा रेक्टा का, तो यहां से जो वाटर निकला उसको यहां डाल दिया। इसका मतलब इस पार्ट में जैसे जैसे वाटर एंटर करेगा तो आयनिक कंसंट्रेशन कम हो गई, इस पार्ट में NaCl एंटर करेगा तो आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई। और इसी तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम क्या कर रहे हैं? यूरिन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इससे हमें एक आइडिया मिला कि ये मान के चलें कि हमारे पास में ये कलेक्टिंग डक्ट,
इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट में जब फिल्ट्रेट आएगा, जब उसको क्या बोलते हैं हम, यूरिन। तो ये क्या होना चाहिए, हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक में भी कैसा होना चाहिए, हाई हाइपरटोनिक। ये ग्लोमेरुलर पार्ट, ये बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट, यहां पर 300 मिलीओस्मोलर कंडीशन है, फिल्टर होकर आया, यहां से बराबर अमाउंट में वाटर और बराबर अमाउंट में क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां भी 300, फिर यहां क्या है 600, फिर यहां क्या है 900, फिर यहां क्या है 1200, फिर यहां क्या है 900, यहां क्या है 600, यहां क्या है 200, और फिर अगेन इंक्रीज। तो यहां 300 और यहां पर 300, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक, और जैसे जैसे हम लूप ऑफ हेनले का, ये कौन सा पार्ट है, थिक, और ये कौन सा पार्ट है, थिन, डिसेंडिंग पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, असेंडिंग, ये कौन सा पार्ट है, असेंडिंग थिक और असेंडिंग थिन, ये कौन सा पार्ट है, डीसीटी पार्ट, और डीसीटी पार्ट के बाद ये पार्ट कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट। तो अब नीचे आ रहे हैं हम, 300 के कंपैरिजन में ये 1200 होगा, इसका मतलब यहां पर कंसंट्रेशन क्या हुई है, इंक्रीज। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक। 1200 के कंपैरिजन में अब यहां पर आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक, एंड देन अगेन यहां पर क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक। डीसीटी के लास्ट पार्ट में क्या हो गया, हाइपरटोनिक, और यहां से वाटर को और निकाल लिया, तो हम क्या कह सकते हैं, हाई हाइपरटोनिक। तो आपसे पूछ लिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी या कंसंट्रेशन, तो आइसोटोनिक इस पार्ट में, हाइपरटोनिक डिसेंडिंग पार्ट में, हाइपोटोनिक असेंडिंग पार्ट में, और डीसीटी के लास्ट पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, हाइपरटोनिक। इसीलिए हमारा जो यूरिन होता है वो हाइपरटोनिक यूरिन होता है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात। आपसे पूछा जाए ह्यूमन बॉडी यूरिन की फॉर्म में क्या एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिन की फॉर्म में यूरिया की लार्ज अमाउंट जो एक्सक्रीट कर रहा है, तो वो यूरिया जो डिस्चार्ज होगा वो किस फॉर्म में होगा, यूरिन किस फॉर्म में डिस्चार्ज होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक बनाने के पीछे रीजन क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और हाइपरटोनिक बनाने के पीछे मेन रीजन क्या है कि हम मैक्सिमम वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, हमारे शरीर से मैक्सिमम वाटर लॉस ना हो, इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। क्लियर है बेटा जी यहां तक। तो क्विक रिकैप में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी को और आगे करेंगे। क्लियर, थैंक यू सो मच।